Okay, let's continue. In the last lecture, we discussed about basic introductory part, Hertz ka experiment, how he performed the experiment, and now we are observing what he noticed in his experiment. Second thing he noticed that there was no time lag between the incidence of light and emission of electron. That means जैसे ही यहाँ से लाइट स्ट्राइक होता है, जैसे ही कांटेक्ट में आता है, तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं. अभी कितना तुरंत? सो दैट मीन्स द टाइम लैग इज एक्चुअली 10⁻⁹ सेकेंड. -9 सेकेंड की बात कर रहा हूं. 0.0000000. इमेजिन कर सकते हो कितना कम हो गया ये? बहुत कम. That is why this particular thing happens with almost no time lag. अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक फोटॉन्स को स्टॉप कर दिया, तुरंत करंट स्टॉप होगा. सो द प्रोसेस इज वेरी वेरी क्विक एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी यूज्ड फॉर अदर ऑपरेशंस लाइक बर्गलर अलार्म, क्योंकि ये बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, तुरंत रिएक्ट करता है. आपको मजा आएगा. लेट्स कंटिन्यू. ओके, एक और चीज आपको समझनी है कि मोर फोटॉन्स मीन्स मोर इंटेंसिटी. अभी ये क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं. देखो, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन फोटो करंट एंड इंटेंसिटी, वी रियलाइज दैट वी गेट अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन. मतलब ये हर्ट्ज को मिला. तो हर्ट्ज ने क्या कंक्लूड किया? हर्ट्ज ने कंक्लूड किया कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है. But to study this particular thing, he actually needed to keep the frequency and potential difference constant. तो उसने न्यू को कांस्टेंट रखा एंड वी को कांस्टेंट रखा. तो उसने ये दोनों चीजों को क्या कंसिडर किया? कांस्टेंट. व्हाई? बिकॉज अगर न्यू वेरी होता तो भी करंट में फ्लक्चुएशन आता, या फिर वी वेरी होता तो भी करंट में फ्लक्चुएशन आ सकता था. सो इट्स लाइक कि फ्लक्चुएशन किसके वजह से आया वो कैसे समझता. So to avoid the confusion, he kept other two things constant and only focused on intensity. अभी intensity को कैसे वेरी किया सर उसने? intensity को वेरी करना है तो आपको photons को वेरी करना पड़ेगा. तो समझो आपके पास अगर दो लाइट बीम है, one light beam, let's say beam number A और second light beam B, and the difference is that in A there are only 5 photons, whereas in case of beam B there are more than 5, let's say 20 photons. Then we can say that beam B is more intense than beam A, या फिर beam B का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू बीम ए. ये बेसिक चीज है, अच्छी तरह से आपको याद रखनी है. क्या बोला? बीम बी का इंटेंसिटी ज्यादा था. क्यों ज्यादा था? बिकॉज इट हैड मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स. ओके, ऐसा क्यों हुआ? बट एग्जैक्टली व्हाई लीनियर ग्राफ? Hertz was not able to explain. I already said it to you. Hertz ने खाली ऑब्जर्वेशन दिया है, कंक्लूजन किसने निकाला? आइंस्टाइन ने, है ना. तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं. देखो, photo current I could also be varied by changing potential of the collector. मतलब जो अपना सिस्टम था, जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था, यहाँ पे कलेक्टर था, वो कलेक्टर का पोटेंशियल चेंज करके, मतलब वोल्टेज चेंज करके या फिर उसके ऊपर का चार्ज चेंज करके वी कैन ऑल्सो चेंज द वैल्यू ऑफ करंट. ओके, इनिशियली उसने नोटिस किया कि करंट इंक्रीज होता है विथ वोल्टेज बट देन इट रिमेन कांस्टेंट. मतलब करंट का वैल्यू स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ. जैसे ये चीज नोटिस करो, देखो करंट का वैल्यू इंक्रीज हुआ एंड देन आफ्टर सम टाइम इट बिकेम कांस्टेंट. ये देखो यहाँ पे फोटो करंट है, यहाँ पे पोटेंशियल है. तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल बढ़ाते जा रहा हूँ. एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल. तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ. मेरे को ग्राफ देखो फ्लैट लाइन मिल रहा है. That means this particular flat line is not changing at all. इसमें कोई भी काइंड का वेरिएशन यहाँ पे हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है. करेक्ट? दिस इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर. अच्छी तरह से अपने को समझना है. तो इनिशियली करंट बढ़ा बट आफ्टर दैट क्या हुआ? इट रिमेन्ड कांस्टेंट. तो वो कांस्टेंट रह गया एंड इसी करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट. सैचुरेशन कैसे होता है? आपके दिमाग का भी होता होगा ना. कभी कभी आप पढ़ना चाहते हो बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और दिमाग में डाल रहे हो बट वो कुछ जा ही नहीं रहा है. सिमिलरली यू कुड ऑल्सो सी द एक्सपेरिमेंट वेयर लिक्विड लेते हैं,
और उसमें सॉल्ट डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं अप टू सर्टेन पॉइंट दैट सॉल्ट एक्चुअली गेट डिजोल्व, बट आफ्टर सम टाइम इट डज नॉट गेट डिजोल्व। तो वो डिजोल्व नहीं होता, क्यों? क्योंकि उसका सैचुरेशन रीच हुआ है। सिमिलरली करंट का वैल्यू चेंज नहीं होता क्योंकि वो सैचुरेटेड हो गया है। ओके, नाउ अगर ऐसे मोमेंट के बाद इंटेंसिटी इंक्रीज किया, इंटेंसिटी, देन फोटो करंट भी इंक्रीज होगा प्रोपोर्शनली। मतलब समझो, पहले मैं ना एक सेटअप करता हूं, मैं 0 वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहा हूं, स्टिल देयर इज सम काइंड ऑफ फोटो करंट, इनिशियल फोटो करंट प्रेजेंट इन द सिस्टम। उसके पीछे रीजन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास खुद का काइनेटिक एनर्जी होता है। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो वो एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं, तो वो फ्लो हो रहे हैं, तो उनके पास थोड़ा बहुत तो एनर्जी होगा ना, तो थोड़ा बहुत अपने पास इनिशियल करंट है। देन व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जैसे जैसे वैल्यू बढ़ता गया हम लोगों को ये प्रोपोर्शनल ग्राफ मिलता गया। आफ्टर दैट करंट बिकम्स कांस्टेंट। अब इसके ऊपर करंट नहीं बढ़ेगा, भले तो इनफाइनाइट वोल्टेज देगा ना तो भी करंट नहीं बढ़ेगा। तो हम लोगों को करंट बढ़ाना है, मुझे करंट I01 नहीं रखना है, मुझे I1 नहीं रखना है करंट, मुझे उसको इंक्रीज करना है। तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन इंक्रीज द इंटेंसिटी। तो मैंने सोर्स ही बदल दिया, सोर्स का इंटेंसिटी चेंज कर दिया। जैसे इंटेंसिटी चेंज किया, मैंने नोटिस किया कि अभी मेरा ग्राफ स्लाइटली ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सेम सेटअप होगा, सेम चीजें होगी, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा एंड आफ्टर दैट इट अगेन अटेन्स कांस्टेंट करंट। तो नया सैचुरेशन करंट मिल गया। अगेन आपको क्या करना है, अगेन उस पर्टिकुलर चीज को इंक्रीज करना है। तो आपने इंक्रीज किया मतलब इंटेंसिटी इंक्रीज किया, देन आफ्टर दैट अगेन सैचुरेशन करंट मिल गया। तो किसी भी केस में भले ही आप कितना भी इंटेंसिटी इंक्रीज करो, आपका सैचुरेशन करंट रीच होने वाला है, इतना तो पक्का है। बट पहले इंटेंसिटी से आपको बेटर सैचुरेशन करंट मिलेगा, बेटर करंट यू कुड सी इन योर सर्किट। ओके, तो इंटेंसिटी की हम लोग हेल्प ले सकते हैं। बट व्हेन वी टेक हेल्प ऑफ इंटेंसिटी वी नीड टू कीप फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। एक ही चीज को वेरी रखना है, एक या दो चीजों को वेरी रखना है, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कंसिडर करना है, सो दैट कंफ्यूजन कैन बी अवॉइडेड। ओके, नेक्स्ट, maximum kinetic energy of electron depended on the potential V for a given metal. If the material is changed, the frequency of incident radiation will be changed and hence kinetic energy max will be changed. अभी ये पर्टिकुलर ग्राफ में एक इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने बताई है। क्या बोला है, जो भी इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड है। ओके, किसके ऊपर डिपेंड है, वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज ज्यादा दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। सो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कैसे आया, अरे उसके पास वेलोसिटी है ना, एंड इफ इट हैज वेलोसिटी देन इट विल डेफिनेटली हैव व्हाट वी कॉल एज काइनेटिक एनर्जी। बराबर ना। अभी देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। इफ द मटेरियल इज चेंज, अगर समझो मैंने मटेरियल चेंज किया, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन भी चेंज हो जाता है। समझ रहे हो, मतलब एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओवर हियर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होता है मटेरियल के हिसाब से एंड के मैक्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। तो वी कैन कंक्लूड वन सिंपल थिंग दैट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल चेंज विद द फ्रीक्वेंसी एंड मटेरियल। ओके, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो फ्रीक्वेंसी के साथ और मटेरियल के साथ चेंज होता है। ओके, एक और चीज, इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी का कोई चेंज नहीं है। मतलब अगर आप इंटेंसिटी चेंज करोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, नो। क्या इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, नो। बट क्या चेंजेस में, करंट में चेंजेस आएंगे, डेफिनेटली। वो तो दिख रहा है ना आपको। आपने पहले क्या किया था, पहले कम इंटेंसिटी यूज किया, फिर बाद में थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, एंड जैसे जैसे आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे थे आपने क्या नोट डाउन किया, आपने नोट डाउन किया कि आपका करंट का वैल्यू इवेंचुअली इंक्रीज हो रहा है। तो we can say that with increase in intensity we can change current, but we cannot change kinetic energy. And to change kinetic energy we need to change frequency or material. मतलब kinetic energy frequency के साथ और material के साथ change हो सकता है। ओके, और एक चीज है यार, अपने को ये भी तो लिखना है, पोटेंशियल के ऊपर भी डिपेंड होता है। सो काइनेटिक एनर्जी विल चेंज विथ फ्रीक्वेंसी, मटेरियल एंड पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को भी इधर पे ऐड कर लेते हैं। ओके, आई नोटेड इट डाउन। अभी ये आपका डायग्राम है। ओके, ये तो राइट साइड वाला डायग्राम आपको मैंने अच्छे से समझाया कि इनिशियल करंट कुछ तो होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास
काइनेटिक एनर्जी है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा एंड देन आफ्टर सम टाइम सैचुरेशन रीच होगा। बट व्हाट हैपन्स अगर हम लोग निगेटिव पोटेंशियल दे, मतलब इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इफ आई स्टार्ट टू फीड निगेटिव वैल्यू, व्हाट इज एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन? तो जैसे ही मैं निगेटिव वैल्यू फीड करना चालू करता हूं, मेरा करंट का वैल्यू ड्रॉप होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है, ड्रॉप होते जाता है, एंड एट अ सर्टेन पॉइंट इट बिकम्स जीरो। द वैल्यू और द पोटेंशियल वेयर माई करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज रिटार्डिंग पोटेंशियल, और इसका दूसरा नाम है कट ऑफ पोटेंशियल। ओके, रिटार्डिंग पोटेंशियल मैंने गलत वर्ड यूज किया है। रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब निगेटिव। जहां पे वोल्टेज जीरो होता है उसका नाम है कट ऑफ पोटेंशियल, या फिर यू कुड ऑल्सो से इट टू बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब दो नाम है, एक है कट ऑफ और दूसरा है स्टॉपिंग। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पूछा कि तुम्हारा फेवरेट कौन सा है, कट ऑफ है कि स्टॉपिंग है? कुछ लोगों ने कट ऑफ चूज किया, कुछ लोगों ने स्टॉपिंग चूज किया। द चॉइस इज योर्स। क्या समझना है? जैसे मैं आपका वोल्टेज निगेटिव में देने जाता हूं तो आपको क्या मिलता है? करंट कम कम होते जाता है और यहाँ पे आंसर जीरो हो जाता है। सेम चीज होती है इंटेंसिटी चेंज करने के बाद भी। इनफैक्ट वी नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डायग्राम या फिर पर्टिकुलर ग्राफ। We notice that even though the intensity is different, the cutoff point or the stopping potential received is almost same. तो ये एक इंटरेस्टिंग सा फाइंडिंग हर्ट्ज ने किया। अभी कुछ लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर फाइंडिंग से खुश हो जाएंगे। देयर आर सम पीपल दैट विल से अच्छा ऐसा होता है क्या, मतलब इंटेंसिटी कोई भी हो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम मिलता है। और एंड व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल? जहां पे आप अगर वोल्टेज का वैल्यू कम कम करते जाते हो तो करंट का वैल्यू जीरो होता है। जहां पे करंट का वैल्यू जीरो होता है वहां पे आपको मिला स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस। बट देन देयर आर सम साइंटिस्ट जिनके मन में ये क्वेश्चन आता है, बट व्हाई? लाइक क्यों एग्जैक्टली वोल्टेज कम करने से करंट कम हुआ एंड क्यों एग्जैक्टली तीनों इंटेंसिटीज के लिए सेम आ गया वैल्यू? तो ये सारे जो आंसर्स है वो आंसर हर्ट्ज नहीं दे पाया। बट देयर वाज द साइंटिस्ट जिसके बारे में हम लोग बहुत जानते हैं और मैंने भी बहुत बार मेंशन किया ये चैप्टर में, आइंस्टाइन। ही एक्चुअली गेव प्रॉपर रीजन कि ऐसा क्यों होता है। वो हम लोग देखेंगे आइंस्टाइन के कंक्लूजन में। वी विल स्टडी कि व्हाई एग्जैक्टली दिस ग्राफ बिहेव्स लाइक दिस। ओके, अगर समझो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने, अच्छा हाँ, एक और चीज, ये जो निगेटिव वाला पॉइंट है वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है और नोट में लिखा भी है, देखो, फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज कट ऑफ रिमेन्स सेम। तो मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की। अभी उसने क्या किया, सेम एक्सपेरिमेंट है, सेम मतलब सेम एक्सपेरिमेंट, बट ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में उसने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा एंड फ्रीक्वेंसी को फ्लक्चुएट किया। क्या किया? इंटेंसिटी को कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी को फ्लक्चुएट। सेम एक्सपेरिमेंट, पहले ग्राफ बिगिन किया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया, एक्सेलरेट कर रहा है वोल्टेज को, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? करंट इज गोइंग टू इंक्रीज एंड इवेंचुअली इट इज गोइंग टू अचीव सैचुरेशन करंट। ओके, देन इंस्टेड ऑफ चेंजिंग इंटेंसिटी, because we have kept intensity constant, he changed frequency. तो जब उसने फ्रीक्वेंसी चेंज किया तो ग्राफ स्टार्टिंग दूसरे पोजीशन पे हुआ, but it actually achieved same saturation current. Even if he changed the frequency, that is nu 3, he noticed that same saturation current is achieved if the intensity is kept constant. तो saturation current indirectly depends on the intensity only. उसका फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्शन ही नहीं है। But अगर रिवर्स में ग्राफ लेके जाए ना तो ही नोटिस दैट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी द कट ऑफ पॉइंट अचीव्ड वाज डिफरेंट। लाइक -V01, -V02, -V03, ऐसे तीन डिफरेंट कट ऑफ पॉइंट अचीव हुए। क्या कंक्लूड हुआ इससे? कि अगर आप फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करते हो तो आपको कट ऑफ पॉइंट डिफरेंट मिलता है, अगर आप इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करते हो आपको सैचुरेशन करंट डिफरेंट मिलता है। अगर आप इंटेंसिटी फ्लक्चुएट करते हो तो आपको सेम कट ऑफ पॉइंट मिलता है, अगर आप फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट करते हो आपको सेम सैचुरेशन करंट मिलता है। तो मतलब जिस ये ग्राफ में जो हो रहा है उसका उल्टा दूसरे ग्राफ में या फिर उसके पहले वाले ग्राफ में हो रहा था। सो देयर इज सम काइंड ऑफ पैटर्न गोइंग ऑन, देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटी दैट इज गोइंग ऑन। लाइक कुछ सिमिलैरिटीज है, कुछ डिफरेंसेस है, और पैटर्न के हिसाब से आप इसको चेंज याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर डिफरेंट मटेरियल्स वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नोट डाउन किया? डिफरेंट मटेरियल्स के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिफरेंट है, एंड दैट इज व्हाई अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का वैल्यू डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट होगा। समझ रहे हो? मटेरियल के हिसाब से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है। अगर आप जिंक यूज कर रहे हो, यू विल फाइंड डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। इफ यू आर यूजिंग कैडमियम, if you are using sodium, different materials have different stopping potential. This leads us to the next graph. In the next graph, he observed or he created a graph between stopping potential and incident frequency. Okay, as you may have recalled, we talked about threshold frequency. तो threshold frequency तो must है भाई। अगर threshold frequency नहीं है तो तेरा ग्राफ स्टार्ट ही नहीं होगा। तो मान के चलो हम लोगों ने इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी 2 मेटल्स के लिए स्टडी करना है, थोड़ी टाइम के लिए इस मेटल को इग्नोर मारते हैं। तो मैंने देखो ये मटेरियल को, एक मेटल को इग्नोर कर दिया है आपके लिए। ओके, दिस इज डन। अभी देखो ग्राफ कहाँ पे स्टार्ट होगा? डायरेक्टली न्यू नॉट पे, थ्रेशोल्ड पे। दैट मीन्स ग्राफ कैन नॉट स्टार्ट ओ लाइक दिस, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद एक और चीज नोटिस करो कि जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा एक इंक्लाइन लाइन जाता है या फिर स्लैंटेड लाइन जाता है। दिस स्लैंटेड लाइन इंडिकेट दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी जो भी है, तो आपका थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ओके, ये मेटल है, एक मेटल ये लिया है। अगर मैं इसको नीचे एक्सटेंड करूंगा तो आई विल गेट अ वाई इंटरसेप्ट। जैसे अगर आपको लाइन बेसिक मैथ्स पता है तो जो लाइन y पे, जो पॉइंट y पे इंटरसेप्ट करता है उसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। सो आई गॉट दिस पॉइंट एज माइनस फाई नॉट। इसको फाई नॉट बोलते हैं। क्या फाई नॉट है? विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन। अभी दूसरा मटेरियल लेते हैं। जब मैंने मेटल बी लिया तो मैंने एक और चीज नोटिस की कि इवन दो बोथ ऑफ दिस मटेरियल्स हैव डिफरेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट, लाइक दोनों का ओरिजिन या फिर दोनों का स्टार्टिंग डिफरेंट पॉइंट से होता है, दे आर स्लैंटेड एट इक्वल एंगल। लाइक ये θ1 पे है, ये θ2 पे है। ओके, नॉट ओनली दैट, दोनों का जो इंटरसेप्ट है वो निगेटिव y एक्सिस पे हो रहा है। ये दो चीजें हर्ट्ज ने ऑब्जर्व की। एज आई सेड, ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन why exactly negative y intercept, why exactly same angle. So he was not able to explain this odd behavior for same material. अगर मैं मेटल 3 भी यहाँ पे कंसिडर करता ना तो आपको मेटल 3 भी कुछ इस तरह से दिखता, like this, then dot 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 like this. तो you could have gotten this particular thing, but like pattern same रहता है, खाली threshold frequency change होता है। इसके बाद we are going to study about work function of metal. What is exactly work function? ध्यान से सुन। ओके, अभी समझ, ये मेटल था और इस मेटल से हमें इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वैसे तो बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। Now if you provide that minimum amount of energy, electron can be pulled out from this particular substance, है ना? तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो फोटोन प्रोवाइड करता है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। अगर ये मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड है तो इसका गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही। तो सर क्या हमें सिर्फ ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही प्रोवाइड करना पड़ता है? Can't we provide more energy than that? We can definitely provide more energy. जो भी आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा या फिर खुद के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। बट अगर आप फाई नॉट से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, ये फाई नॉट से डिनोट करते, तो अगर आप एनर्जी फाई नॉट से ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम विद दैट। बट अगर कम प्रोवाइड कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ पाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा थोड़ा बहुत एंड पुनः फिर से नीचे आएगा। ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, और ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन बाहर आके आगे मूव होगा। सो इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन विल नाउ हैव सम एक्स्ट्रा काइंड ऑफ एनर्जी ना, दैट इज व्हाई। बट व्हाट एग्जैक्टली वर्क फंक्शन इज? So work function is the minimum amount of energy required to be provided to an electron to pull it out of the metal from the surface. Okay, तो surface से उसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को जो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा उसी का नाम है वर्क फंक्शन। ओके, ये जो वर्क फंक्शन है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर कर सकते हैं,
या फिर जूल में भी मेजर कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आपको बता के रखता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो अगर समझो आपको 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, एंड दिस इज हाउ यू कुड गेट द फाइनल वैल्यू दैट यू आर लुकिंग फॉर। अभी कुछ मटेरियल्स है जिनके वर्क फंक्शन यहाँ पे मेंशन है, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, जिंक है। एज यू मे नोटिस, जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं मेरे वर्क फंक्शन के वैल्यू बढ़ रहे हैं। लाइक गोल्ड का वैल्यू 5.1 है एंड पोटेशियम का सबसे कम है, तो दैट मीन्स पोटेशियम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मुझे कम एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, बिकॉज इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो अगर पोटेशियम का वैल्यू ही 2.3 है तो एनर्जी भी क्या लगेगा, कम लगेगा। एंड इसीलिए पोटेशियम और सोडियम जैसे जो मटेरियल है, इवन कैल्शियम, उनको आप विजिबल लाइट से एक्साइट कर सकते हो, क्योंकि विजिबल लाइट के पास कम एनर्जी है और इनको भी कम लगता है तो चल जाता है। बट अदर मटेरियल लाइक जिंक है, कैडमियम है, तो सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, ये मटेरियल से आपको अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो यू रिक्वायर स्ट्रॉन्गर रेडिएशन, दैट इज यूवी रेडिएशन। गोल्ड से निकालना है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेडिएशन लगेगा, क्योंकि गोल्ड का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है, तो गोल्ड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन विथ वन वेरी ब्यूटिफुल फॉर्मूला, दैट इज आइंस्टाइन्स पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन ने एक फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला दिया था। ये फॉर्मूला बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में वी आर गोइंग टू यूटिलाइज। ध्यान से सुनो क्या फॉर्मूला है। ओके, एच न्यू इज गिवन बाय एच सी अपॉन लैम्बडा। क्या बोलते हैं, एच न्यू इज गिवन बाय एच सी अपॉन लैम्बडा, और यू कुड से दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू, और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है सी बाय लैम्बडा। सर ये फॉर्मूला कभी सीखा ही नहीं, ऐसा बोला तो फटके खाओगे। क्यों पता है, क्योंकि हम लोगों ने v इक्वल्स टू एन लैम्बडा करके फॉर्मूला बहुत बार देखा है। वी हैव स्टडीड दिस फॉर्मूला इन वेव्स, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा। तो यही फॉर्मूला तो है वो, v स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एनी अदर वेव, यहाँ पे मैं स्पीड ऑफ लाइट ले रहा हूं तो c हुआ, फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे न्यू से डिनोट किया तो लैम्बडा हो गया। तो लैम्बडा क्या हुआ रे, लैम्बडा हुआ c बाय न्यू। तो उन्होंने भी तो वही किया है, उन्होंने, या फिर न्यू क्या हुआ, c बाय लैम्बडा। सो यू कैन राइट न्यू टू बी c बाय लैम्बडा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी तो वही किया है, न्यू के जगह क्या पुट किया, देख c बाय लैम्बडा पुट किया है। सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपको एच न्यू क्या मिला, एच न्यू मिला या फिर एच सी बाय लैम्बडा मिला। अभी प्लैंक का वैल्यू या फिर प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 होता है, बट हम लोग सम सॉल्व करते वक्त इसको 6.63 लेंगे और एंट्रांस में डायरेक्टली 6.6 लेंगे। समझ रहे हो, सम सॉल्व करते हो तो हम लोग इसको 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड लेंगे। प्लैंक कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, जूल सेकेंड। एंड सिंस दिस पर्टिकुलर थिंग h इज कांस्टेंट, व्हाट डू वी गेट, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। लेक्चर के स्टार्टिंग में, मतलब इंट्रोडक्शन में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा एनर्जी। करेक्ट, देख आइंस्टाइन ने वही चीज प्रूव कर दी। जितना ज्यादा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा फोटॉन्स के पास, जितना कम वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा। ये भी रिलेशन था ना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वो भी तो प्रूव हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो छोटी छोटी चीजें थी, ये छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी आइंस्टाइन के कुछ पॉस्टुलेट्स थे, या फिर आइंस्टाइन ने जो भी कंक्लूजन निकाला था वो कंक्लूजन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ हर्ट्ज के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंगली। पहली चीज, whenever there is a collision between photon and electron, photon loses its energy and give it to electron। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर आने के पीछे रीजन क्या है वो आइंस्टाइन ने बताया। उसने क्या बताया कि समझो अपने पास एक मेटल है एंड इन दिस पर्टिकुलर मेटल देयर इज मस्त इलेक्ट्रॉन लर्किंग अराउंड, एकदम चिल मार रहा है। ऊपर से आया फोटोन, दिस फोटोन हैज मोर एनर्जी, लाइक है उसके पास ताकत है, एनर्जी है। तो ये फोटोन क्या करता है, ये फोटोन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाके ठैम करके स्ट्राइक करता है। अभी फोटोन है क्या, फोटोन को मास नहीं होता। ओके, अगर आप देखोगे तो इट इज रेस्टलेस मास उसका जीरो होता है, सॉरी रेस्ट मास उसका जीरो होता है। दैट मीन्स अगर आप फोटोन को स्टॉप करोगे यू कैन नॉट कैलकुलेट इस मास। क्यों, क्योंकि उसको मास है ही नहीं। तो ये नथिंग बट एनर्जी है। तो ये एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। तो फोटोन क्या करता है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है।
और जब भी फोटोन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है तो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन के पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया. ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर प्रोसेस फोटॉन्स गेट्स डिस्ट्रॉयड. फोटोन अपने आप को डिस्ट्रॉय करता है, बट डिस्ट्रॉय करते करते वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके जाता है. अभी इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे वेयर इट वाज ओरिजिनली. क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी आ गया. बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एनर्जी इट कम्स आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. तो आइंस्टाइन ने एकदम डेप्थ में बताया कि फोटोन आता है, फोटोन स्ट्राइक होता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस फोटोन डाइज आउट, फोटोन मर जाता है, वो फोटोन चला गया क्योंकि वो एनर्जी चला गया. एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है. तो जो फोटोन का एनर्जी था वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया. टू बी स्पेसिफिकली टॉकिंग, इट कन्वर्ट्स इनटू फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई नॉट, बाहर निकालने के लिए लगने वाली चीज, और एक चीज काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास समझो अगर ज्यादा एनर्जी आ गया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फास्ट हो गया. आ गया कि ओके. नाउ लेट्स ट्राई टू कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक. अभी देखो आगे समझने की कोशिश करते हैं. आइंस्टाइन के हिसाब से अगर ये एनर्जी, ये फोटोन का एनर्जी है एच न्यू, थोड़ी देर पहले देखा, याद कर रहे, तो एच न्यू का वैल्यू अगर फाई नॉट, जिससे फाई नॉट मतलब क्या था आपका वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन जितना है या फिर उससे ज्यादा. सो इफ द एनर्जी ऑफ फोटोन इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वर्क फंक्शन, देन दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल डेफिनेटली बी एमिटेड. इलेक्ट्रॉन गारंटेड बाहर आएगा. बट if the photon energy is less than work function, then electron will not be emitted. इलेक्ट्रॉन के पास ताकत ही नहीं है ना उतना, क्योंकि फोटोन के पास ताकत नहीं है. Now let's say what if we equate them. So जब इक्वेट का कंडीशन आता है तो अपना जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो मतलब जब भी अगर मैं समझो इसको इक्वेट मार रहा हूं एग्जैक्ट एक वैल्यू से, मतलब अगर समझो आपके फोटोन का एनर्जी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू वर्क फंक्शन जितना वैल्यू, देन आप इसको न्यू नहीं बोलोगे, आप इसको न्यू नॉट बोलोगे. न्यू नॉट मतलब अपना थ्रेशोल्ड वैल्यू मिल जाएगा इससे. तो न्यू नॉट को आप यही रखोगे और एच को वो साइड ट्रांसफर करोगे. सो व्हाट डू यू गेट न्यू नॉट एज? यू गेट न्यू नॉट एज फाई नॉट अपॉन एच. ये फॉर्मूला भी काम में आएगा, थोड़ी देर के लिए याद रखो. न्यू नॉट क्या हो जाएगा? फाई नॉट अपॉन एच. एंड इसके पहले मैंने ये कंडीशन आपको ऑलरेडी सिखाया है, याद है? अगर न्यू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यू नॉट हुआ तो इलेक्ट्रॉन गारंटेड एमिट होगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है. और अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट हुआ तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एमिटेड. But at the same time, we remember that the frequency is inversely proportional to wavelength, isn't it? And as the frequency is inversely proportional to wavelength, तो wavelength के terms में ये relation उल्टे हो जाते हैं. तो समझो wavelength देख रहे हो तो incident wavelength अगर less than equals to threshold wavelength हुआ तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा. देखो इसका उल्टा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन इक्वल चाहिए और इंसिडेंट वेवलेंथ लेस देन इक्वल चाहिए, उल्टा होना चाहिए. यहाँ पे लेस देन था, यहाँ पे ग्रेटर देन था. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं अपने को एकदम बढ़िया से याद रखनी है. जितना हम लोग याद करेंगे उतना बेटर रहेगा. लेट अस नाउ ट्राई टू कंटिन्यू विद द नेक्स्ट कंसेप्ट. द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड फोटोन इज इंस्टेंटेनियस. याद है वो टाइम लैग वाला, वो उसने एक्सप्लेन किया. अभी ऐसा क्यों होता है? वो बोलता है कि लाइट बहुत बहुत फास्ट है. कितना फास्ट है लाइट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम वाला स्पीड है, चलेगा. मीडियम में भी बहुत ज्यादा कम होगा ऐसा कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट क्लोजर ही रहता है. तो सीन क्या है? सीन क्या है कि लाइट का जो स्पीड है वो इतना ज्यादा है कि जैसे ही वो स्ट्राइक करता है वो तुरंत अपना काम करना चालू करता है. सिमिलरली आप जैसे ही स्टॉप करोगे तुरंत वो रुक जाता है. सो इनडायरेक्टली टाइम लैग कम क्यों है या फिर प्रोसेस इतना फास्ट क्यों है? क्योंकि लाइट बहुत फास्ट है. ये भी आइंस्टाइन ने बताया. उसने ये भी बताया कि ये प्रोसेस जो है वो इंस्टेंटेनियस है. मतलब वही चीज फिर से एक्सप्लेन की. वो बोल रहा है अगर आप फोटोन स्ट्राइक करवा रहे हो तुरंत करंट चालू हो जाएगा, फोटोन को स्टॉप कर दो तुरंत करंट बंद हो जाएगा. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. इजंट इट वंडरफुल? तो यहां तक आइंस्टाइन ने दो चीजें क्लियर बता दी. एक बता दिया फोटोन इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकलेंगे, फोटो एमिशन कब होगा. सेकेंड चीज बताई टाइम लैग के पीछे का रीजन. और बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखनी है कि आइंस्टाइन ने कैसे कंक्लूड की. लेट अस कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन.